हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज है अपना लेक्चर नंबर 2। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दर्पण कि दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है, इसको समझना है। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया था, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर हम किसी चिकने तल पर, जैसे कांच की सीट ले लें एक, उसके एक साइड पर पारे अथवा चांदी की, पारे अथवा, ध्यान से समझते चलना बच्चों, अथवा चांदी की पॉलिश करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, तो दूसरी साइड जो है वो परावर्तक तल बन जाती है, तो वो दर्पण बन जाता है। जैसे हमने कांच की एक सीधी सीट ली, तो बच्चों ये तो मैं साइड व्यू दिखा रहा हूँ, एक रेखा। दर्पण आपने देखा होगा चौकोर होता है, जैसे दर्पण तो ऐसे होगा, ठीक है। समतल दर्पण जो होगा जिसमें आप सुबह चेहरा देखते हो, इसकी एक साइड में आपने देखा होगा लाल लाल सा कलर होता है, तो ये वही पिछली साइड हम पिछली साइड पर पॉलिश कर रहे हैं और सामने वाले तल को परावर्तक तल बनाएंगे जिसमें आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। तो इसके बैक साइड में हमने पॉलिश की है, तो उसको संकेत यहाँ पर कैसे दिखाते हैं कि उस शीशे को हम एक साइड से देख रहे हैं और उसकी बैक साइड पर हमने ये पॉलिश कर रखी है, तो इधर से किरणें पार नहीं निकल पाएंगी इस तरीके से। और ये वाला जो सरफेस है साइड सामने वाला, ये बन जाएगा आपका परावर्तक तल। यहीं से परावर्तन होगा बच्चों, ये क्या बन गया, परावर्तक तल, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। तो इसी साइड से परावर्तन होगा। परावर्तन कैसे होगा कि जैसे हम बता चुके हैं कि यहाँ एक अविलंब खींचेंगे और मान लीजिए ये किरण आपतित हुई, ये हम पीछे बता चुके हैं, तो ये अविलंब हुआ, अविलंब के साथ आपतित किरण का जो कोण बना वो आपतन कोण आई हो गया। इतने ही कोण पर किरण वापस उसी माध्यम में लौट आएगी, ये कोण आर हो गया। ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो इस तरीके से इस साइड से परावर्तन होगा। ये हमने दर्पण बनाया है। तो बच्चों मैंने अभी बताया था कि एक चिकनी सरफेस पर, क्योंकि कांच चिकना होता है तो कांच के ही दर्पण बनाए जाते हैं, तो एक साइड पर पॉलिश करके दूसरा तल हम परावर्तक तल बना लेते हैं, वही दर्पण कहलाता है। तो ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला समतल दर्पण, समतल दर्पण, दैट इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, समतल दर्पण हो गया। अभी जो हमने बनाया था कि कांच की एक सीधी सीधी सीट ले ली बच्चों, ठीक है, ये सीधी सीधी सीट, कांच की एक सीट ली, उसकी एक साइड में पॉलिश कर दी, तो वो बन गया समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण एक गोले के छोटे से भाग को काटकर बनाए जाएंगे, तो इनमें गोलाई होगी, फ्लैट नहीं होंगे, समतल नहीं होंगे। तो ये गोलीय दर्पण बच्चों दो प्रकार के हो जाते हैं। फिर एक उत्तल दर्पण, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा अवतल दर्पण, दूसरा कैसा होता है, अवतल दर्पण, दैट इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ये दोनों दर्पण अभी समझेंगे, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब हम गोलीय दर्पण
पढ़ने जा रहे हैं। मैंने बताया था कि गोलीय दर्पण, गोले से छोटा सा पोर्शन काटेंगे। तो बच्चों ये देखने में आपको वृत्त लग रहे हैं, लेकिन ये क्या हैं, गोले हैं। जैसे गोले आप समझते हैं, जैसे बॉल होती है, फुटबॉल होती है, और चित्र में देखने पर ये वृत्त लग रहा है, तो ऐसा वृत्त न समझें इसको। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए अब उसमें दिखाना क्या है आप जानते हैं। गोल तो समझ रहे होंगे ना बच्चों, जैसे फुटबॉल है, ऐसी कांच का एक गोला है। उस गोले को, ये गोला है, इसका हम छोटा सा पोर्शन यहाँ से काट देते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से कट करूँ, ये हिस्सा, यानी हमने एक चाकू लिया और ऐसे करके काट के अलग कर दिया। तो बच्चों ये जो पोर्शन अलग होगा, इस साइड का पोर्शन, वो आपको कैसा दिखाई देगा, जरा कल्पना करके बताइए। आपको एक प्याली सी, एक कटोरी, छोटी सी कटोरी सी आपको नज़र आएगी इस तरीके से। यहाँ देखने में तो एक चाप लग रहा है, लेकिन कुछ इस तरीके की आपको ये नज़र आएगी, ऐसे। ये इतना हिस्सा दिखेगा आपको बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं इसके बाहर पेंट कर दूं, यहाँ पर बाहर वाली जो आउटर सरफेस है, इस पर मैंने पेंट कर दिया, पॉलिश कर दी। अभी बताया था मैंने, चांदी की या पारे की, और ऊपर से लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया है इस साइड में। तो अंदर वाला जो धसा हुआ तल है, ये वाला तल बच्चों, ये कैसा हो गया, परावर्तक तल। ये तल कैसा होगा, परावर्तक तल होगा। तो ये अंदर जहाँ से परावर्तन हो रहा है वो तल धसा हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें पानी भरना चाहें तो पानी भर जाएगा इसमें अंदर परावर्तक तल में। तो इसीलिए ये धसा हुआ तल है बच्चों। कौन सा, परावर्तक। पॉलिश वाला तल तो उभरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। लेकिन हम जब चित्र बनाते हैं अवतल दर्पण का, तो केवल साइड व्यू दिखा देते हैं, साइड से। तो यानी इसके उभरे हुए तल पर, ये तल उभरा हुआ है, इस पर हमने पेंट किया है बच्चों। तो इस पेंट को ऐसे लाइनों से, ये संकेत है पेंट को दिखाने का। तो ये साइड हमारी पॉलिश कर दी गई है, और अंदर वाला धसा हुआ जो तल है वो क्या हो गया, परावर्तक तल। परावर्तन इस साइड से होगा। अभी हमने समतल दर्पण बनाया था, वो सीधा सीधा था, इसमें गोलाई आ गई, ठीक है। तो ये गोला हमने काट के अलग कर दिया है। इसको मैंने बच्चों डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ऐसे ही यहां से बच्चों एक पोर्शन काट लेते हैं। मैंने यहां से लेकर इतना पोर्शन काट दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अंदर धसे हुए, अंदर वाला तल, जो ये वाला जो तल था अंदर गोलाई में जो आ रहा था, उस पर मैंने पेंट किया है इस तरीके से। ठीक है बच्चों। तो उठे हुए तल से परावर्तन होगा। तो अब यहाँ हमारा परावर्तक तल उठा हुआ तल है, और अंदर धसे हुए तल पर हमने पेंट कर रखा है। तो परावर्तन उभरे हुए तल से होगा, इस वाले तल से होगा। तो ये हमारा कैसा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। और ये कौन सा हुआ बच्चों, कॉनकेव। ये ध्यान रखना है दोनों में अंतर, ठीक है। अब इन गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, वो आपको समझनी है। तो ये गोला हमने काट के अलग कर दिया है बच्चों, डॉट डॉट रहने दिया,
अब ये कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे कि इसे छोड़ क्यों दिया, बिल्कुल क्यों नहीं हटा रहे? बिल्कुल इसलिए गायब नहीं कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि अभी हमें कुछ इसके टेक्निकल टर्म्स सीखने हैं इस दर्पण के। ये दर्पण अलग कर दिया है मैंने, इतना दर्पण है ये, ठीक है, ये दर्पण ये रह गए इतने। अब देखें, इन दर्पणों से संबंधित तो कुछ परिभाषाएं हैं, वो सीखते चलते हैं। तो सबसे पहले यानी हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है बच्चों, एक तरफ से समझते चलें। ये हटा दें, अब ये मैंने उसकी वास्तविक स्थिति दिखाने की कोशिश की थी कि जब गोले से आप आपके घर पे कोई प्लास्टिक की बॉल हो, उसको ब्लेड से ऐसे साइड से काट के देखना तो आपको एक प्याली सी नज़र आएगी, तो वही है, उसी टाइप का दर्पण होगा। आप लैब में भी देखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पणों को। अब देखें, इन गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है कि जैसे गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ये सीखना है। पहले क्या सीखना है? ध्रुव, दैट इज पोल। इसको पी से लिखते हैं बच्चों। तो देखो, ये जो गोलीय दर्पण है, इसका ठीक बीचों बीच का जो पॉइंट है, ये वाला हिस्सा, यही ध्रुव कहलाता है दर्पण का। चाहे वो अवतल दर्पण हो, यहाँ देखना है तो ठीक बीचों बीच इस अब दर्पण आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है बच्चों, ये M से लेकर M डैश तक या M1 M2, M1 से लेकर M2 तक, ये दर्पण है आपका अवतल, और ये दर्पण है M1 से लेकर M2 तक, ये इस साइड का, और इसका ध्रुव ये। इस दर्पण का ठीक बीचों बीच का हिस्सा क्या होगा? पोल होगा, ध्रुव। दर्पण का ध्रुव है ये, ध्यान से समझते चले जाना। तो दर्पण के ठीक मध्य भाग को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये बात आप डिफाइन करेंगे यहाँ पर। दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे हम, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, ये दर्पण जिस गोले से काटा गया है, ये गोला भले ही हमने अलग कर दिया है बच्चों, ठीक है, ये गोला अलग कर दिया है। अब मैं इसको हटा भी दूं तो ये दर्पण रहने दूं, तो ये दर्पण कटा तो एक गोले से ही है, तो उस गोले का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। ये इस गोले का केंद्र है जिस गोले से इस दर्पण को काटा गया था। यही केंद्र इस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र, जिसको C से लिखेंगे। ऐसे ही ये वाला दर्पण इस गोले से काटा गया है, तो जब ये गोला आपने बनाया होगा तो प्रकार की नोक जहाँ रखोगे, गोला जब बनाओगे, तो यही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र हो गया। तो दर्पण का वक्रता केंद्र क्या हुआ बच्चों? कि वह दर्पण जिस गोले से काटा गया है, उस गोले का केंद्र ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र C कहलाता है। तो ध्यान से समझते चलिएगा इन पॉइंट्स को। ये C वक्रता केंद्र, ये ध्रुव, बड़े से पॉइंट बना देता हूँ, ये ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र है। ये नया मार्कर भी बच्चों आज दिक्कत कर रहा है। अब देखें, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ये दर्पण जिस गोले से काटा गया था, उस गोले की जो त्रिज्या है वही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो इस सेंटर को मैं कहीं भी मिला दूं तो जो डिस्टेंस आएगी वही क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी। अब इस C को मैं P से भी मिला दूं, C को P तक, तो ये भी तो एक त्रिज्या है, तो यही दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई, यानी C से लेकर P तक की दूरी। एक बात और बच्चों, इस चित्र में हम केवल यही दिखा के कह रहे हैं कि ये हमारी वक्रता त्रिज्या हो गई, वक्रता त्रिज्या R।
कहाँ से कहाँ तक, सी से लेकर पी तक। यही बात यहाँ लागू होगी, ये मैं मिला दूँ तो सी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वही वक्रता त्रिज्या हो गई। ठीक है, बात समझते जाना। तो उस गोले की जो त्रिज्या है वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो गई, जिसको आर से लिखोगे। अगला पॉइंट, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण की मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। देखो सी वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाते हुए एक रेखा खींच दें, मतलब ये रेखा यहाँ भी बढ़ा सकते हो, आगे भी ले जा सकते हो पूरी, ये क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। ठीक है, सी और पी को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच दें तो वही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ये बात आपको विशेष रूप से इन टर्म्स को ध्यान में सीखते जाना है बच्चों। अगर ये सब चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये दर्पण के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसका ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उसकी मुख्य अक्ष क्या होती है, क्योंकि जब आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, इनकी और टॉपिक्स पढ़ेंगे, तब यही टर्म्स आगे यूज़ होंगे, तब आपको दिक्कत न हो। इसके बाद आता है द्वारक। क्या आता है बच्चों, द्वारक। तो ये जो दर्पण हमने अलग कर लिया काट के, उसका जो व्यास रह गया ये M1 से लेकर M2, यही क्या कहलाएगा, द्वारक। चाहे इस दर्पण में देख लें चाहे इस दर्पण में, ये दूरी इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक मिलाते हुए एक जीवा खींच दी जाए तो यही क्या कहलाती है, द्वारक यानी अपर्चर। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो अभी और भी टर्म्स सीखने हैं, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो बच्चों अब 6th पॉइंट पर चलते हैं। अब सीखना है आपको कि अभिलंब कैसे खींचेंगे। अभिलंब यानी नॉर्मल। देखें, हमें पता है कि किसी भी गोले की त्रिज्या उस गोले पर स्थित बिंदु पर लंब होती है। अब जैसे मुझे यहाँ लंब खींचना है, अब बच्चों समतल दर्पण होता तो वहाँ अगर कोई आपतित किरण ऐसे आई और यहाँ हमें लंब खींचना है तो हम यहाँ पर चांदे से आसानी से 90 अंश का कोण बना के लंब खींच लेते हैं। अब यहाँ कैसे खींचेंगे अवलंब, जैसे इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, कौन सा दर्पण है बच्चों, ये अवतल दर्पण। ठीक है, ये इसका ध्रुव है, इनको मैंने हटाया नहीं है जिससे मैं समझाता चलूँ। ये ध्रुव है और ये जिस गोले से काटा गया है उसका केंद्र यहाँ था, मान लो ये, तो ये सी है। सी और पी को मिलाते हुए मैंने रेखा खींच दी तो ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष। क्लियर बच्चों? अब मान लीजिए कोई किरण यहाँ पर आपतित होती है इस तरीके से, या और एंगल बना लूँ, ये किरण यहाँ आपतित हुई। अब ये किधर जाएगी, ये भी परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। हमने पीछे परावर्तन के नियम पढ़ाए थे, वो चाहे समतल दर्पण हो, चाहे गोलीय दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, सब में वही नियम लागू होंगे कि आपतित किरण हमने ये खींच ली। अब ये कहाँ जाएगी, उसके लिए सबसे पहले हमें अभिलंब खींचना होगा। जैसे हमने यहाँ इससे कंपेयर करके चलें तो देखिए, ये आपाती किरण, ये अभिलंब और ये कोण बना आई। तो अविलंब से जितना कोण बनाती हुई आती है किरण, उतना ही कोण बनाती हुई उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी ये जो परावर्तन कोण बनता है उतना ही बनता है। तो इस किरण का मार्ग हम तभी दिखा सकते हैं बच्चों जब हम अविलंब खींच लें। तो बहुत ध्यान से समझना है इस पॉइंट को कि अभिलंब कैसे खींचेंगे यहाँ। तो देखें, त्रिज्या हमेशा लंब होती है, तो इस सी को अगर मैं इस पॉइंट से मिला दूँ, ऐसे करके ऐसे मिलाना है बच्चों, आपको सी पता होना चाहिए। तो सी से मिलाने वाली जो रेखा होगी वही अविलंब होगी। इस पॉइंट को नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दर्पण के किसी भी बिंदु पर अभिलंब खींचना हो तो उस बिंदु को सी से मिला करके जो रेखा खींचेगी वही अभिलंब होगी। एक बार फिर सुने, क्योंकि मैं बार बार इस बात को
बोल रहा हूं, जिससे ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कोई भी दर्पण हो बच्चों, ये बात यहाँ लागू हो रही है, यही वहाँ लागू होगी उत्तल दर्पण में भी। अभी मैं समझाऊंगा कि दर्पण के किसी बिंदु पर अभिलंब खींचना हो तो उस बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, यही अविलंब कहलाती है। तो यहाँ परिभाषा लिख लेंगे इसकी कि दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाते हुए खींची गई रेखा दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब होती है। तो ये अविलंब हो गया। तो ये कोण नाप लेंगे, मान लो जितना कोण आया उतना ही कोण इधर बना देंगे, उतने ही कोण पर ये किरण परावर्तित हो जाएगी। तो जो कोण आई है वही कोण आर होगा, क्योंकि परावर्तन में हमने बताया था कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो देखो जैसे परावर्तन यहाँ हुआ वैसे ही यहाँ हुआ। अब कहेंगे सर इसमें और बता दीजिए, तो इसमें देखिए, इसमें तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं वहाँ समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब देखें उत्तल दर्पण में क्या होगा। जैसे मैंने ये उत्तल दर्पण बनाया बच्चों, यहाँ पॉलिश कर रखी है। एक बात का और ध्यान रखना है बच्चों, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस दर्पण को इधर मुंह करके रखा, इसको इधर मुंह करके रखा, ऐसा क्यों? या कुछ ऐसी विशेष बात है बच्चों? है विशेष बात। आप जो परावर्तक तल है, पॉलिश वाला जो पोर्शन है, वो राइट हैंड की तरफ रखेंगे। जिधर पॉलिश होगी उसे हमेशा इधर रखेंगे, चाहे ये दर्पण हो। देखिए इसमें मैंने इधर को रखा है, इसमें भी पॉलिश वाले तल को इधर रखा है, जिससे कि हमारा जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल किधर रहे? इधर की ओर। तो ये परावर्तक तल इधर है, क्योंकि प्रकाश की आपतित किरण हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड से लाएंगे, इधर से लाएंगे, इधर से नहीं। तो इसलिए पॉलिश वाले तल को इधर रखेंगे और प्रकाश का आपतन और जो वस्तु रखी जाएगी, जिसका प्रतिबिंब बनाएंगे, वो भी लेफ्ट साइड में ही रखी जाएगी। इसलिए इसी साइड में इस तल को रखना है, चिकने वाले तल को रखना है, जो परावर्तक तल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें सी इस साइड में होगा, क्योंकि ये गोला अगर पूरा बनाऊं मैं तो ऐसे आएगा, उसका जो सेंटर है वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया ये, ठीक है। अब आप जब इन दर्पणों को कॉपी पर बनाएंगे बच्चों, तो एक प्रकार पेंसिल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट सिचुएशन आएगी, क्योंकि हमने दर्पण तो बना दिया और मन में आया वहाँ सी डाल दिया तो गलत हो जाएगा। सी वही होना चाहिए कि जिससे आप चाप लगा रहे हैं। जैसे आपने प्रकार ली, प्रकार में दूरी भर के ऐसे करके, जैसे प्रकार में दूरी ली और नोक रखी यहाँ इस तरीके से, और ऐसे करके आपने चाप लगाया ऐसे, तो आपने जो नोक रखी है उसी को सी मानेंगे। ये ध्यान रखना, अगर ये पॉइंट आपने सही जगह रखा है तो जितने भी प्रतिबिंब बनने हैं, जितने भी आप नियम सीखेंगे, सब बिल्कुल सही आएंगे, ठीक है। तो आप प्रकार की नोक जहाँ भी रखते हैं इस दर्पण को बनाते समय, प्रकार से ही बनाना। प्रकार ली, उसका सेंटर यहाँ रखा और चाप लगा दिया, तो प्रकार की नोक आपके कागज पर एक छेद कर देगी, वही छेद आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब देखें, मान लो यहाँ पर एक किरण आपतित होती है, ठीक, एक किरण जैसे ये आपतित हुई, अब ये कहाँ जाएगी? परावर्तन के बाद तो यहाँ अभिलंब खींचना होगा। तो अभिलंब अभी मैंने बताया, उस बिंदु को कहाँ से मिला दें? सी से मिलाते हुए कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब परावर्तक तल इधर है, तो ये अभिलंब है, तो ये कोण आपतन कोण हो गया, क्योंकि ये आपाती किरण, आपतित किरण और अभिलंब। अब अभिलंब ये है, तो यहाँ बच्चों चांदे का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ तो पैमाने से ही आप अभिलंब खींच सकते हैं। उस बिंदु को सी से मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, अभिलंब अपने आप खिंच जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ अगर आप स्पर्श रेखा खींच के इसको नापेंगे, ये 90 ही आएगा ऑटोमेटिक, समझ गए। तो जितने ये कोण को नाप लेंगे, जैसे ये 30 अंश है मान लो, तो 30 अंश पर ही इधर किरण गुजार दीजिए। देखो किरण इधर जाएगी रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। तो परावर्तन यहाँ भी हो गया और ये परावर्तित किरण हुई। और एक बात ध्यान रखेंगे, किरणों पर एरो लगाना न भूलें, क्योंकि किरण का एरो ही हमें ये बताता है कि ये किरण किधर से किधर जा रही है,
या किधर आ रही है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो आपने अभिलंब खींचना सीख लिया, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। अब बच्चों बात करेंगे फोकस की। 7th पॉइंट, इनको हम बना रहने देते हैं। 7th पॉइंट, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। मुख्य फोकस क्या होगा, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो हम पहले इस दर्पण को ले लेते हैं। ये कौन सा दर्पण है बच्चों, दोनों में हम समझाते हैं फोकस को। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ध्रुव P, और ये हमने लिया है अवतल दर्पण। ये पेंट कर रखा है, ये अवतल दर्पण है, ये उसका ध्रुव है, और मान लीजिए C इसका ये है। तो देखें इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, हमने जैसे एक किरण ये ले ली, एक किरण ये ले ली, कई सारी ले सकते हैं, ये आपस में समांतर हों, तो परावर्तन के पश्चात ये किसी न किसी बिंदु से जाएंगी, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, वही क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। तो ये ऐसे मुड़ेंगी बच्चों, इस बिंदु से जाएंगी दोनों, और यही बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस। ये कैसे, ये बना कैसे ली हमने, देखो आप चाहते तो यहाँ एक काम करेंगे, अभिलंब खींच लेंगे, ये कोण नाप लेंगे, उतने ही कोण पर इधर कर देंगे। ऐसे ही यहाँ अभिलंब कैसे खींचेगा, ऐसे ये कोण नाप लेंगे, उतने ही कोण पर इसे वापस लौटा देंगे, एक ही बिंदु से जाएंगी ये, यही बिंदु क्या हो गया, फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, वही बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये परिभाषा अवतल दर्पण के लिए है, इसके लिए अवतल दर्पण के लिए। और एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जो फोकस F आएगा वो ठीक बीचों बीच में होगा, C और P के ठीक बीचों बीच में। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 2.5 सेंटीमीटर पर होगा, बिल्कुल मध्य में होगा। कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच में, C व P के बीच में होगा। ठीक, अब ये तो रही परिभाषा अवतल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण के लिए देखें तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। अब उत्तल दर्पण के लिए देखिए, जैसे ये उत्तल दर्पण है, ये C है इसका, ये किरण आई, ये किरण आई। अब आप ये कहेंगे सर कितना मोड़ें, तो अब आप क्या काम करेंगे, अभिलंब खींचेंगे। मैं वो काम नहीं कर रहा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर खींच लेंगे अभिलंब। वो कैसे खींचेगा, इसे C से मिला देंगे, ऐसे ही यहाँ इसको C से मिला देंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना, उतना ही कोण आप इधर बना देंगे, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो ये इधर आ गई, और इस पर भी ये अभिलंब है, ये कोण नाप लेंगे कितना है, उतना ही कोण चांदे से इधर बना देंगे, तो ये परावर्तित किरण हो गई। तो ये किरणें फैल गई बच्चों अवतल दर्पण में। कैसी हो गई, पेंट करना तो भूल गए बच्चों, कैसी हो गई, ये फैल गई। और ये ध्रुव है इसका, तो ये फैल रही हैं, कहीं नहीं मिल रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं बच्चों। इनको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो इस बिंदु पर आके मिलती हैं, सीधे सीधे बिल्कुल सीधी आएंगी। मैं तो प्रकार पैमाने चांदे का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। ये किरण ऐसा लगेगा, इतनी फैलेगी कि यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। तो जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ऐसा लग रहा है ये किरण यहाँ से चली हों और ऐसे सीधी आ रही हों। समझना बच्चों, ये किरणें जो परावर्तन से फैल गईं, वो क्या लग रहा है कि इस बिंदु से आ रही हों। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वही उस उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस F होता है। तो ध्यान रखेंगे।
तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस आपका इधर होगा, ये भी P और C के ठीक बीचों बीच में आएगा। कहाँ आएगा? ठीक बीचों बीच में। जब आप इस चित्र को बनाएंगे फिर पैमाने से नापना। एक आध मिलीमीटर का अंतर इसीलिए आ सकता है कि बनाने में थोड़ी सी एरर हो सकती है, वो एक अलग बात है। P और C के बीच में बिल्कुल F कहाँ होगा? P और C के बीचों बीच में F बनाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब फोकस दूरी, अब किसकी बात कर रहे हैं? अगला पॉइंट फोकस दूरी। इस दर्पण के ध्रुव P से लेकर उस फोकस तक की जो दूरी है, फोकस बिंदु तक की या मुख्य फोकस तक की दूरी, उसको हम क्या कह देते हैं बच्चों? फोकस दूरी। चाहे इस दर्पण की बात करें चाहे अवतल दर्पण की बात करें, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ये बातें ऐसी नहीं है कि आप लोग लिख नहीं सकते, बुक में आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी, समझना है आपको। तो ध्रुव से लेके मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी, दैट इज फोकल लेंथ। ये बात ध्यान रखेंगे, फोकल लेंथ कहलाएगी। P और F चाहे उत्तल दर्पण, दोनों के लिए परिभाषा है ये, चाहे उत्तल दर्पण हो। और हाँ एक बात और, C तक की दूरी, P से लेके C तक की दूरी अभी मैंने यहाँ भी बताई थी चित्र में भी बच्चों। एक सेकंड, अंधेरा हो गया। हाँ तो बच्चों मैं ये कह रहा था, P से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या बताई थी। ये ध्यान से सुने, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों ही दर्पणों में ये बात आ रही है। और ये ठीक बीचों बीच में है, तो F R की आधी हो गई। तो सॉरी बच्चों, हाँ तो बच्चों मैं कह रहा था ये ठीक बीचों बीच में है, तो ये दूरी इसकी आधी हो गई, दैट इज F इक्वल्स टू R/2। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बात दोनों में लागू होगी, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। इसको हम आगे सिद्ध भी करेंगे कि कैसे, आगे सिद्ध करेंगे, लेकिन अभी टेक्निकल टर्म्स हैं उनको समझते चलिए। तो आप लोगों ने फोकस दूरी भी सीख ली, तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अगले पॉइंट पर चलते हैं, फोकस तल। अभी आपने फोकस पढ़ा था, फोकस बिंदु पढ़ा था, अब फोकस तल पढ़ रहे हैं। तो देखिए जैसे हम ले लेते हैं एक अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, और ये इसका ध्रुव और ये इसका C, इसको इससे मिलाते हुए रेखा खींच दें। ये क्या बन गई बच्चों? मुख्य अक्ष। P और C को मिलाने, कई बार आ चुकी हैं ये बातें, सीखते चले जाएंगे। P और C को मिला करके एक रेखा खींच दी, ये मुख्य अक्ष हो गई। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कितनी भी किरणें ले सकते हैं, जिस बिंदु से जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल दर्पण में जाएंगी और उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होंगी। तो ये इधर मिलेंगी। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया बच्चों? फोकस, मुख्य फोकस हो गया F, ये हो गया F। अभी मैंने बताया था ये कहाँ आता है? C और P के ठीक बीचों बीच में आता है। अब फोकस तल क्या है? इसी फोकस बिंदु से, इस मुख्य फोकस से गुजरता हुआ मैं लंबवत तल खींच दूं, जैसे ये है, ये फोकस है, और यहीं से मैं एक ऐसा तल खींच दूं बच्चों, ये तल क्या कहलाएगा? फोकस तल। कहाँ से जा रहा है? मुख्य फोकस से गुजरता हुआ लंबवत तल, ये तल क्या है? फोकस तल। तो ऐसे यहाँ बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ये कहाँ से जा रहा है? तल फोकस से होकर जाना चाहिए, तो यही हमारा फोकल प्लेन हो गया, फोकस तल। ठीक, फोकस तल भी सीख गए आप। ऐसे ही उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण में फोकस इधर आएगा और वहाँ किरणें वहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी। जैसे बनाई देता हूँ, जैसे ये है, ये इसका ध्रुव P और ये बिंदु C, ये किरणें हैं। जैसे दो ही दिखा देता हूँ अभी। ये किरण यहाँ इतना मुड़ेगी कि ये तिरछी होगी। पैमाने से आप बनाएंगे तो
इधर को जाएगी और यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। इस बिंदु से सीधी बनाता हूँ। ऐसे ही ये वाली यहाँ से आती हुई जा तो इधर को रही है परावर्तन के बाद, लेकिन यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। यही इसका मुख्य फोकस है। और यहीं से गुजरने वाला तल खींच दूँ एक, तो यही क्या हो गया इसका फोकस तल, फोकल प्लेन। ठीक है बच्चों, तो आप फोकस तल भी सीख गए, मुख्य फोकस भी सीख गए, फोकस दूरी सीख गए, ध्रुव सीख गए, वक्रता केंद्र सीख गए, वक्रता त्रिज्या सीख गए, फोकस दूरी सीख गए, मुख्य अक्ष सीख गए। तो इस तरीके से आपने दर्पणों के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आज हमने गोलीय दर्पणों के बारे में सीख लिया है। हमने गोलीय दर्पणों को बड़े विस्तार से सीख लिया है, उससे संबंधित जो परिभाषाएं थीं उनको भी विस्तार से सीख लिया है। अब हम कल के लेक्चर में बात करेंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि हम कल के लेक्चर में सीखेंगे। आज वीडियो बहुत लेंदी हो गया है बच्चों। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, और दूरियां कैसे नापी जाती हैं, चिन्ह परिपाटी क्या है, ये सब बातें होंगी कल के लेक्चर में। तो तब तक इतना काम कंप्लीट करके लाइएगा। इन सब के नोट्स बनाइएगा, इन सब की डेफिनेशंस लिखिएगा, बुक की मदद लीजिए, हमारी वीडियो की मदद लीजिए। मैंने परिभाषाएं सब बोली भी हैं, आप सुन कर के भी लिख सकते हैं और समझ भी चुके हैं। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।